नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम ईरान पर बात करने वाले हैं। ईरान अमेरिका का जो समझौता वैसे तो हो गया है, लेकिन आज सेरेमोनियल होने वाला है जनेवा में। उसके ऊपर उस पर बात करेंगे और उसमें ये देखेंगे कि ये जो समझौता हुआ है। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये समझौता नहीं है, एमओयू है। और एमओयू 2 महीने के लिए है। 2 महीने में सारी बातचीत होगी इन सारे विषयों पर जिन पे अभी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनी है उनके ऊपर। और फिर एक समझौता होगा होगा या नहीं होगा ये भविष्य में, इतिहास में है। लेकिन इतिहास में क्या मतलब, भविष्य में है। लेकिन हाँ, अभी एक कंफर्टेबल स्थिति बन गई है। ईरान कह सकता है कि मैं जीत गया हूं। अमेरिका भी कह रहा है हम जीत गए हैं, हमने हॉर्मुज खुलवा लिया, हमने ईरान के परमाणु उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। और ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज तो हमारे पास मतलब खुला हुआ ही था युद्ध के पहले ही। हमने उसका हथियार की तरह उपयोग नहीं किया, लेकिन अब ये हथियार मिल गया है हमको। और दूसरा जो है, और वो ये भी कह रहा है कि हम नियंत्रण रखेंगे इसके ऊपर। मतलब ये जरूर हो सकता है कि वो टॉल वॉल ना वसूले, लेकिन नियंत्रण वो रखेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें अभी जो बातचीत से स्पष्ट होगी। आ, और ट्रम्प साहब भी कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प साहब की बहुत ज्यादा बातचीत, जो उनकी जो एम लेकर के चले थे, वो पूरे हुए, क्योंकि रिजीम बदलने का उनका एम था। तो उन्होंने तो कहा भाई हमने उनको मार दिया, अली खोमेनी उनके सुप्रीम लीडर को, तो परिवर्तित हो गई रिजीम। तो इस तरह के और इसराइल का मसला अभी भी उलझा हुआ है, क्योंकि वो अभी भी लेबनान पर हमले कर रहा है। और लेबनान में जो उसकी दक्षिणी लेबनान में उसकी जो सेनाएं पड़ी है उनको नहीं हटा रहा। तो इन सारी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं रामशरण जोशी। डॉक्टर रामशरण जोशी का परिचय मैं 2-3 बार पहले दे चुका हूं। और ये एक और नई बात है कि रामशरण जोशी विदेश में भी काफी घूमे हैं और ईरान भी गए हैं। तो ईरान की बहुत सारी चीजों से वो वाकिफ हैं। तो वो आपको बतलाएंगे कि इस सारे समझौते का या एमओयू का और ईरान की जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक विरासत, उसके अब क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। तो जोशी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आपका आभार कि आप हम हमें अपने समय, अमूल्य समय में से समय दे देते हैं और हमारे दर्शकों के लिए आप उपलब्ध रहते हैं। ये बहुत ही अ, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। तो अ, ईरान का जो आज सेरेमोनियल समझौता होने वाला है, वैसे तो जी कल कल हस्ताक्षर जी। हो गए थे इन सब चीजों पे। और मैंने जो थोड़े बातें की है उस पे आप कुछ प्रकाश डालें। हाँ, हिम्मत जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरी हार्दिक नमस्ते और शुभकामनाएं। एक आपको याद होगा, एक बहुत पुराना गाना है बॉलीवुड का। सब कुछ सब लुटा के कुछ होश में लुटा आए। के होश में आए तो क्या, आए तो क्या किया। हाँ। आज जब मैं जो हेडलाइंस देखता हूँ ईरान और अमेरिका के बीच, तो यही लगता है। यानी मेरे सामने एक अखबार है और उसके अंदर बताया गया है कि 7,000 मौतें हुई, 162 लाख करोड़ के करोड़ फूके गए, तब जाकर के अभी शांति की संभावनाएं बनी हैं। शांति खरीदने की कोशिश। शांति को खरीदने की कोशिश की। यानी तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बहुत शुरू में कहा था कि भाई हम ईरान को स्टोन एज यानी पाक युग में पहुंचा देंगे, उसकी रिजीम को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, बदल जाएगी और उसमें हमारा राज हो जाएगा, जैसा हम चाहेंगे हम करवा लेंगे। और आपके इजराइल जो उनके बड़े खास दोस्त हैं, और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू,
उन्होंने भी एक पट्टी पढ़ाई कि बस सब एक हमला कर दीजिए और बस सब कुछ हो जाए। वहां तो लोग तैयार हैं इस्लामिक रिजीम को बदलने के लिए, बस थोड़ा एक स्ट्राइक करने की जरूरत है। तो ट्रम्प साहब भी तैयार हो गए और ट्रम्प साहब ने कहा भी भाई हम पीछे से बैकिंग करते रहेंगे, हम आ रहे हैं, तैयार हैं। वो जो भूतपूर्व शाह थे, उनके एक लड़के जो है न्यूयॉर्क में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, उनको चाहते थे कि वो वहां की जाके गति संभालें, क्योंकि ये काम वो ट्रम्प जो है आपको याद हो इराक में और लीबिया में और जगह कर चुका था। और इसी के सबसे पहले उन्होंने फिर इसी वर्ष उन्होंने वेनेजुएला में भी किया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रात को मिडनाइट ऑपरेशन करके उनको गिरफ्तार किया और अमेरिका ले आए। तो उन्होंने सोचा कि बस ये इसराइल और अमेरिका दो तेहरान पे हमला कर देंगे और वह चंद घंटों में रीजन बदल जाएगी। और पहले आक्रमण में इसमें कोई शक नहीं कि जो ईरान की करीब 15-20 लोग की जो टॉप की ग्रुप थी, जिसमें धार्मिक नेता भी प्रमुख थे, सुप्रीम लीडर वो, और इसके बाद और काफी सब लोग मारे गए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मजे की बात यह है कि इस पहले हमले के बाद ईरान जो थोड़ा बहुत पहले विभाजित था और इस्लामिक रिजीम के खिलाफ भी था, वह आजादी को लेकर के काफी आंदोलन भी, लोग आंदोलित भी थे, सड़कों पर उतरी थी कि हमको आजादी चाहिए। और मैं तो 2018 में वहां गया था, युवकों से मिला और युवकों भी कहते थे कि हमारा बेरोजगारी बढ़ रही है। उस समय 13 से 15% बेरोजगारी ईरान में थी 2018 में जब मैं गया था। और वो चाहते थे कि सब ये धार्मिक नेताओं को बदलना चाहिए। ये लेकिन विडंबना ये है या कि ये सारे अनुमान डोनाल्ड ट्रंप के और नेतन्याहू के गलत साबित हुए। रिजीम यानी जो भी मतभेद उनके ईरान के समाज में रहे होंगे और थे, चाहे वो महिलाओं में रहे हो, चाहे वो लिबरल और प्रोग्रेसिव जमातों में रहे हो, वो इसके बाद एकजुट हो गए। और वो एकजुट होकर के पूरी तरह से उन्होंने ईरान की जो वर्तमान रिजीम है, वर्तमान जो राज सत्ता है, उसके लाभबंद हो गए। इसने सबसे ज्यादा हर्ष किया ट्रम्प को। ट्रम्प जो निकलना चाहते कि भाई किसी भी ढंग से, अब दिक्कत ही हुई कि उसके कोई भी, एक तो हरमुज उसके चक्कर में, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं जल डमरू मध्य, वो उसका भी कोई मिला नहीं। नहीं वो उसको पहले उन्होंने बड़ा कहा था कि ईरान के हमने पूरी जो सैनिक सत्ता को भी खत्म कर दिया है, अब उसमें उसके बाद किसी भी तरह के हथियार है ही नहीं। और तो लेकिन वो भी ऐसा नहीं हुआ। यानी आपने इतने दिन तक 28 फरवरी से लड़ाई शुरू की और मार्च में रही, और इसके बाद भी ईरान की जो वर्तमान सत्ता है वो खुमैनी की होने के बावजूद वो बनी रही। तो ईरान, ये सबसे बड़ी दिक्कत रही। यानी इसराइल ने भी पूरी कोशिश की। जो मजे की बात यह है कि ईरान ने जमकर के टक्कर ली और उन्होंने इसराइल को भी सबक सिखाया। इसके साथ साथ जो पश्चिम एशिया में जो अमेरिका के जो अड्डे थे, जैसे यूएई में, तो और जगह जो पूरा पश्चिम एशिया में, वहां के ठिकानों पर हमला किया और अमेरिका का बहुत नुकसान हुआ। अमेरिका ने अपने जहाजी बेड़ों को भेजा, उस पर भी हमले किए और वो सफलतापूर्वक रहे। हालांकि अमेरिका कहता है कि हमारे तो 15 ही सैनिक मारे गए थे, लेकिन मरे तो ज्यादा गए। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका की ये हिम्मत नहीं हुई कि हम ईरान पर डिसाइसिव हमला करें। यानी उन्होंने एक बार तो ये भी सोच लिया था कि एटम बम डाला जाए। अगर वैसा डालते तो याद है कि अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में पहली बार एटम बम डाला था, दुनिया में पहली बार प्रयोग किया, और वो भी अमेरिका ने। अगर वो दूसरी बार करते तो इसके क्या अंजाम निकलते, इसका अंदाज हम लगा सकते हैं। तो पिछले कुछ महीनों से लगातार ट्रंप ने इतने वक्तव्यों को बदला और मतलब ईरान को साइकोलॉजिकली भी और अपने वक्तव्यों को बदलने के बावजूद, बदलने के की जो रणनीति अपनाई,
सोचा कि ईरान कमजोर हो जाएगा। उसकी ये भी खबरें प्लाट की गई कि सब वो ईरान की जो लीडरशिप है वो उनमें मतभेद पैदा हो गए, उनका एक सेक्शन हमारे साथ है पूरी तरह से, लेकिन ऐसा नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान बीच में आया, उसने एक पीस ब्रोकर की भूमिका निभाई और बड़ी जहरी के साथ निभाई। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को साथ में लाना चाहता था और नतीजा ये हुआ कि ये डील हुई। अब सवाल तो ये है कि अभी जैसे कि आपने कहा कि ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। एमओयू का मुख्य मतलब ये होता है कि एक एक प्रारंभिक समझदारी अभी बनी है, ये डील नहीं है, यानी जिसको हिंदी में अपन बोले समझौता, ये संधि नहीं है, स्थायी समझौता ही समझो। क्योंकि 2 महीने के दौरान ये देखा जाएगा, क्योंकि ईरान ये देखेगा कि उनकी, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि ईरान का बड़ा है। ईरान की जो जो बातें थी, जो उसने कहा कि हॉर्मुज़ में जल डमरूबंद पर मेरा अधिकार रहेगा, पहले मेरे पर नहीं था लेकिन अब रहेगा। अमेरिका को अपना ब्लॉकेट हटाना पड़ेगा, उसके लिए अमेरिका तैयार होगा। इसके बाद सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था कि लेबनान को भी इस डील में शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि लेबनान पर ईरान जो ये इजराइल जो है लगातार हमले कर रहा है। जैसे कि आपने खुद कहा कि आज भी दक्षिण लेबनान पर इजराइल आज भी जमा हुआ और उसने अपनी सीनाएं वहां से हटाई नहीं है, जबकि ईरान कह रहा है कि डील के मुताबिक आपको लेबनान में भी शांति स्थापित करने की, और इसके साथ साथ इजराइल को कहना पड़ेगा कि आप वहां पर लेबनान में हमले नहीं करें, क्योंकि उसने बेरूत के दक्षिण में हमले और अभी तक अंदर जमा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ ईरान ने एक और शर्त लगाई कि जब डील हो जाती है तो उसका पक्का जो होगा, क्योंकि आपको अमेरिका की या ट्रंप साहब की बातों में बोरस नहीं, उसको पक्का जो करवाना होगा संयुक्त राष्ट्र से, यूएनओ से की बॉडी से, कि ठीक है जेरवाना में आज 19 तारीख को आज होने वाली है, ये 2 महीने का ट्रायल है, का प्रयोग है, ये देखते हैं कि 2 महीने में शांति कैसे रहती है, बनी रहती है, और इसके बाद जो फाइनल होगा उस पर यूएन अपने हस्ताक्षर करेगा। यूएन गारंटी देगा कि सब ईरान पर दोबारा अमेरिका हमला नहीं करेगा। ये ऐसा क्यों? कि अमेरिका जो ट्रस्ट, जो विश्वास होना चाहिए, अमेरिका ने खो दिया। क्योंकि आपको याद करिए बहुत पहले भी ये एक बार हुआ था और उसके बहुत करीब पहुंच गए थे, लेकिन अगले ही दिन नेतन्याहू के चक्कर में आकर ट्रंप ने हमला शुरू कर दिया 28 फरवरी को। तो आपने एक तरह का विश्वासघात किया। एक राष्ट्र के रूप में अगर आप विश्वासघात करते हैं तो सबसे ज्यादा शर्म की बात है। तो इसलिए ये एमओयू का पीरियड जो है, अवधि, वो 2 महीने रखी गई कि 2 महीने में सभी पक्ष इसमें देखें कि ट्रस्ट, विश्वास कैसे पैदा कितना करते हैं। अब उसमें ये भी है कि ईरान की जो संपत्ति है, जिसको कि इसने में कर रखा है, मतलब उसको फ्रीज कर रखा है अमेरिका ने, उसको डिफ्रीज किया जाए। उसने एक किस्त तो शुरुआत हो गई है, से कुछ हजार डॉलर, कुछ लाख डॉलर इश्तेहार पहुंचे, लेकिन अब धीरे धीरे शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद सबसे बड़ी बात है सैंक्शन, जो पिछले 30-40 साल से सैंक्शन लगा रखे थे ईरान पर, वो भारी सिर्फ वो फेजेस में हटेंगे, उसके लिए भी तैयार हो गया। आपको मैं बता दूं 78 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया था ईरान में, और आज समझ लीजिए 48 साल पूरे हो गए और 2 साल के बाद पूरे 50 साल हो जाएंगे। तो 48 साल से वो ईरान वासी अमेरिका के सैंक्शन झेल रहे हैं। ईरान अपना तेल नहीं बेच सकता, तो लेकिन अब ये एमओयू के तहत ईरान जो है अपना तेल किसी को भी बेच सकता है, और क्योंकि जब सड़ जाएंगे तो भारत भी स्वतंत्र रहेगा, क्योंकि वो अपने पड़ोसी देश, दूर के पड़ोसी देश से पेट्रोल ले। सबसे बड़ी बात है ईरान और भारत के बीच जो व्यापार होता था वो डॉलर में नहीं रुपए में होता था, तो इससे भारत को बड़ा फायदा होता था।
तो मैं ये कैसा हूँ कि ये ठीक है कि ट्रम्प साहब दावा कर रहे हैं, क्योंकि 2-3 महीने के बाद उन्हें चुनाव में उतरना है और उन्हें कुछ तो दिखाना ही है। लेकिन यहाँ पर एक बात तो साफ हो गई कि वो जो यूरेनियम को लेकर के वो था, ईरान ने तो बहुत पहले ही से ही घोषणा कर दी थी कि हम तो हथियार नहीं बना रहे, हमारे पास जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो शांति के कार्यों के लिए, दवाई वगैरह और इन सब चीजों के लिए है। और ये 2015 में ओबामा साहब ने जो एक अलग से डील की थी ईरान के साथ, और वहां पे ईरान कमिट किया था कि हम कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। वही बात उन्होंने आज दोहराई। तो ट्रम्प साहब को नई चीज क्या मिली, क्योंकि वो तो सब कुछ कह चुका है पहले ही कि हम नहीं करेंगे। इससे कहने का मतलब ये कि ईरान ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहां तो ये बता दिया कि एक छोटा सा देश अमेरिका के मुकाबले, यानी शायद 8-9 करोड़ की आबादी है और अमेरिका के पास 30 करोड़ की आबादी है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। तो ईरान ने कम से कम ये दिखा दिया कि अगर आपके पास इच्छा शक्ति है, साहस है, आपका आत्मविश्वास है, तो आप बड़ी से बड़ी शक्ति भी झुका सकते हैं। क्योंकि यहाँ पहले लोगों ने ये कहा था, अरे भाई अमेरिका और इसराइल से लड़ना कोई मामूली बात है, जितनी इस्लामिक कंट्रीज थी सब तो शरणागत हो गई है इसराइल और अमेरिका की, जिसमें इजिप्ट शामिल है, जिसमें आपके सऊदी अरब शामिल है, जिसमें सूडान शामिल है, ये जितनी बड़ी देश थी। तो ऐसे में कहाँ तक लड़ेगा आपसे, ये अब तो तबाह हो जाएगा। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अलग है। यही मैं एक नारा ट्रम्प साहब का याद दिलाना चाहूंगा। ट्रम्प साहब ने 2024 में एक नारा लगाया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आइए हम फिर से अमेरिका को महान बनाएं। आज 24 से 25-26 में 2 साल में देखा जाए तो अमेरिका को आप महान बनाने चले थे तो कम हो गए। जैसे अपने यहाँ एक कहावत है कि 24 बने चले थे, वो दुब्बे बच करके लौटे। सर तो ये मैं अभी प्रारंभ में इतना कहूंगा, इतना कहना चाहूंगा कि ये शुरुआत अच्छी है, इसका स्वागत करना चाहिए। और इससे उम्मीद है कि हार्मोन जो है स्टेट ऑफ हार्मोन खुल जाएगा। इससे हमारे जो तेल के दाम है, पेट्रोल, कच्चा तेल और जहाजों की आवाजाही बढ़ जाएगी, और इसका असर विश्व नहीं, की, भारत के भारत लिए की तो अर्थव्यवस्था तो बढ़ना ही चाहिए, सर विश्व की भारत अर्थव्यवस्था सर भारत के लिए तो ये बहुत अच्छी जी है, क्योंकि जी हमारा बोलिए चारवा बोलिए। बंदरगाह पर जो हम निवेश किए हुए हैं वो हमको वापस मिल जाएगा, और तेल भी हमको ईरान से मिलने लगेगा, तो जी भारत के लिए तो अच्छा है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि ये जो अभी ट्रम्प साहब ने थोड़े दिन पहले ये घोषणा की थी कि इब्राहिम एकॉर्ड पे साइन करोगे तो मैं इस पे साइन करूंगा, और वो तो सब चीजें हवा हो गई। एक और बात मेरे दिमाग में ये आ रही है कि हॉर्मुज तो पहले ही खुला हुआ था, और अभी इन्होंने ये समझौता जो किया है ये अमेरिका में जो चुनाव है उसके दबाव में किया है। नवंबर में वहाँ चुनाव है, और वो चाहते हैं कि जी नवंबर के उसमें पहले, पहले हाँ, पहले वो ये दिखाएं कि मैं तो जीत गया, और देखो अमेरिका ईरान को मैंने कंट्रोल कर लिया है और शायद एमओयू कर लिया है उसके साथ, और फिर ये बातचीत को हो सकता है 2-3 महीने और आगे बढ़ा दें जब तक चुनाव नहीं हो जाए, और उसके बाद हमला कर दें तो क्या करेंगे। ये एक संभावना बनती है कि देखिए वो कह दे कि नहीं मैं तो नहीं देखिए मानता इसको। हिम्मत जी, अब्राहम पर तो साइन करने से ईरान ने पहले ही मना कर दिया था कि हम इसकी, हाँ वो तो खैर ठीक है, वो तो जबकि इसराइल हवा का हवाई इस हो गया पर वो। बहुत वो तो है, तो हवा हवाई हो गया। अब दूसरे ये है कि ट्रम्प साहब, जैसा कि मैंने कहा, बड़े नटखट हैं। उनके जितने भी वक्तव्य हैं वो विरोधाभासों से भरे हुए रहते हैं। सुबह कुछ कहेंगे, दोपहर में कुछ कहेंगे, सोने से पहले कुछ कहेंगे। तो आपने जो जिस तरीके की आशंकाएं व्यक्त की है, मैं उससे लगभग सहमत हूँ कि वो 2 महीने के बाद, 2.5 महीने, क्योंकि उनको नवंबर का इलेक्शन जीतना है,
नवंबर का इलेक्शन पूरा तरह से क्रूशियल है रिपब्लिकन पार्टी के लिए भी और डोनाल्ड के भविष्य के लिए भी। अगर ये इलेक्शन हार जाते हैं नवंबर के, तो डोनाल्ड ट्रंप तो वैसे अब भी उनकी जो पॉपुलरिटी जो रेट है, जो अभी सर्वे हुए हैं, उसमें बहुत ही गिर गया है, काफी गिर गया है। हाँ, उससे गिर गई है और उससे बहुत चिंतित है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ बहुत बताऊं, जिसको कि अपन ने अभी डिस्कस नहीं किया, वो ये कि अब इसके बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर है, विश्व की व्यवस्था है, वो बिल्कुल बदलेगी। वो तो बदल रही है। वो कैसे कि बदल रही है, वो कैसे कि इस युद्ध से पहले आप एक यूनिपोलर वर्ल्ड था कि अमेरिका ही मैदान में, अमेरिका ही अकेली शक्ति थी। एक जमाने में बाइपोलर वर्ल्ड हुआ करता था, जिसमें रूस और अमेरिका दो शक्तियां, महाशक्तियां थी। रूस खत्म हो गया था 1991 में, जब सोवियत संघ का पतन हुआ। इसके बाद अमेरिका एक छत्र राज कर रहा था। अब ये संभव नहीं, क्योंकि ईरान ने बता दिया कि तुम्हारी वो औकात नहीं है कि तुम दुनिया पे राज कर सकते। तो एक पहला तो ये कि अब विश्व जो सत्ता व्यवस्था है एक नई बन गई है, और जिसमें आप ईरान को एक कुछ भी कहिए, इस्लामिक कंट्री में, वेस्ट एशिया में, ईस्ट एशिया में एक एक सत्ता के, एक शक्ति के रूप में उभरा। इसका असर जो दूसरे मुस्लिम कंट्री पे भी पड़ेगा, जो कि पूरी तरह से वाशिंगटन और तेल अवीव पर शरणागत हो चुके थे एक जमाने में। अब उनमें एक आत्मविश्वास की आत्मविश्वास पैदा होगा कि नहीं। तीसरी बात ये कि जो अमेरिका के अड्डे रहे हैं मुस्लिम कंट्री में, उसको क्योंकि ये भी डील का एक हिस्सा है कि आपको अमेरिका की अपनी सेनाएं वहां से हटानी पड़ेगी, और हटाना शुरू कर दिया, और उसमें समय लगेगा हटाने में, 5-6 महीने लग जाएंगे। लेकिन अब वो अड्डे नहीं बना सके, क्योंकि ये चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया, उसी देशों, क्योंकि उनको ये खतरा हो, उनको एक चीज हो गई कि अमेरिका हमें वो पूरी तरह से सुरक्षा नहीं दे सकता। जो सुरक्षा कवच में जबरदस्त छेद हो गया हमेशा के लिए। ऐसी स्थिति में अब नए समीकरण, जहां तक मेरा मानना है, पश्चिम एशिया में पैदा होंगे। लेकिन यही मैं एक बात कहूंगा कि हम लोग तो भारत के नागरिक है, और भारत को सोचना चाहिए, भारत की दृष्टि सोचना चाहिए। भारत जो अमेरिका के सामने पिछले 10-12 साल में जो झुका है, और विशेष रूप से पिछले 3-4 साल में, वो किसी भी 140-45 करोड़ के देश के लिए ये स्वाभिमान की नहीं, बात। ये बात तो बिल्कुल आज हमारी सही है आपकी। संप्रभुता। सर, ये मैं ये कहना जी चाह रहा हूँ इसमें, जैसे आपने कहा ना कि अब जी मल्टीपोलर वर्ल्ड हो जाएगा, और निश्चित रूप से पावर सेंटर जो है अब यूरोप और अमेरिका से खिसक करके एशिया में आ जाएगा। ये तो निश्चित बात है, क्योंकि चीन, रूस, भारत और ईरान, ये चारों बड़े कंट्री हैं जो एशिया में हैं। और भारत अभी कोई बहुत बड़ी पावर तो नहीं है, लेकिन चाहे तो बन सकता है, एक ध्रुव बन सकता है पूरी तरह से, क्योंकि 145 करोड़ का देश है। और इसके ऊपर मतलब इसमें व्यापार की बहुत संभावना है, और हम काफी आगे बढ़े हैं पिछले सालों में। इसलिए हम अगर एसर्ट करें, सवाल यह है कि हम एसर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ अगर हम हाँ। एसर्ट एसर्ट करें और आसपास के सारे मुल्कों को जोड़ने का काम करें हमारे साथ, जो अभी बिल्कुल छिटे हुए हैं, चिटके हुए हैं सारे, तो हम एक बड़ी पावर बन सकते हैं। और नहीं तो फिर हम जो जी हजूरी हैं जो है। जी मैं आपसे समझा, आपने शुरू किया है एसर्ट करें। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की वर्तमान लीडरशिप क्या एसर्ट कर रही है। वो यही अमेरिका यही से प्रश्न है पूछ के ये। तो ये हो रहा है कि अमेरिका इजाजत दे रहा है। अच्छा करिए मोदी जी, 2 महीने के लिए और रूस से तेल खरीद लीजिए, 2 महीने की मोहलत और देते हैं। हाँ, अच्छा, इसके बाद
खुद ट्रम्प साहब कहते हैं कि अब तो भारत जो है हमारे यहाँ इतना खर्च करने जा रहा है, उसमें 15-20 हजार अमेरिकियों को नौकरी मिलेगी। आप बताइए, मैं आपसे सीधा सवाल आपके आपसे करना चाहता हूँ, ये दर्शकों से करना चाहता हूँ, अमेरिका विकसित है या हम विकसित है, या अमेरिका विकासशील है या हम विकासशील है, ये तय कर लिए। अमेरिका दुनिया की सैन्य महाशक्ति है, आर्थिक महाशक्ति, एक सबसे बड़ा पूंजीवादी देश है, और वहां अगर हम खर्च करने जा रहे हैं, यहाँ आपने वादा किया था, याद दिला, आपने वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी करेंगे, सृजन करेंगे। तो फिर ये 12 साल में 24 करोड़ लोगों को नौकरी देनी चाहिए। तो इस पर ही एक बार नहीं, व्हाइट पेपर जारी करते मोदी भारत जी कि अमेरिका में सब मैंने इतने करोड़। अमेरिका में भारत जो निवेश कर रहा है सर, वो तो मजबूरी में कर रहा है। वो तो ट्रम्प वो अरे मैं अरे ब्लैकमेलिंग में कर मैं रहा है, क्योंकि उसको देखिए अडानी हिम्मत को जी, छुड़वाना है। मैं, अडानी को पे जो केस चल रहे हैं उससे मैं, बाहर निकालना है, इसलिए वो कर रहा है। मैं और अंबानी भी कर रहा है वहां नहीं पे। सर, नहीं जी, मैं वही तो कह रहा हूं, अगर आप संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है तो सबसे पहले आप 140 करोड़ 45 करोड़ के हितों के संबंध में सोचेंगे, या 2-3 महासीटों के बारे में सोचेंगे। मेरा मतलब यही है कि अगर लीडरशिप लीडरशिप से ये अपेक्षा की जाती है कि पहले वो बहुसंख्यक समाज के हितों के संबंध में सोचे। आप केवल व्यापार के आधार पर कोई राष्ट्र लंबे समय तक नहीं चला करता, लॉस एंड प्रॉफिट के आधार में ये कम राष्ट्र, देखिए हिम्मत जी, कोई भी देश लॉ जो है कंपनी नहीं होती है, उसको लॉस ऑफ प्रॉफिट के आधार पर नहीं चला सकते। समाज की चंद मुट्ठी भर लोगों को की दौलत में अगर इजाफा होता रहे, अरबपति बनते रहे, तो आप खुश हैं। तो मैं यह याद दिलाना श्री मोदी जी को कि 80-81 करोड़ लोग सरकारी खैरात पर जिंदा है। अरे भाई, आप यही कोशिश करिए उनको रोजगार मिले। उनको उसमें कौन सी रोजगार योजना थी, है गांधी जी के नाम पे जो बनाई थी, वो उसको फिर से जीवित करें और उसके अंदर पैसे डालें। आपके भारत के अंदर सरकार के आंकड़े बता रहा हूँ, 1 करोड़ 1 लाख से ज्यादा 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल सरकारी हो चुके हैं। इसका कौन नुकसान होगा? जो गरीब लोग हैं वो बच्चे पढ़ने से वंचित रहेंगे। तो सबसे पहले आप उसकी तरफ ध्यान दें। सर आप आप अडानी और अंबानी से कहें कि भैया ये ये क्या है, एमपी और एमएलए के खर्चे की बजाय ये आप हमारे भारत में कम से कम बच्चों के लिए स्कूल खुलवा दें और उनके लिए वजीफा कुछ करें। आप सर अच्छा, आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर की हालत बहुत खराब है। आप उल्टी बात कर ये रहे हैं आपने सर। कल भी देखा इस बार। हेलो। नहीं अ, नहीं हाँ एक नहीं। मिनट, एक मिनट सर। जी मैं जी। ये कह रहा हूं कि आप थोड़ी उल्टी बात कर रहे हैं। उल्टी बात इन सेंस की, जो हाँ 80 करोड़ ये दे रहे हैं ना, 80 करोड़ लोगों जी। को अनाज, वो मोदी जी जी अपना प्लस पॉइंट मानते हैं। उससे उनको वोट मिल रहा है, इसलिए वो समझते हैं कि ये ठीक है। वो अलग बात नहीं है कि उनको रोजगार मिलना जी, चाहिए। नहीं और नहीं, वो अपनी तरफ से, देखिए वो उनको सत्ता में रहना है कुछ, लेकिन ये शरीर का जब एक बड़ा अंग सड़ जाए, एक आप चाहते हैं शरीर का एक बड़ा अंग, यानी 145 करोड़ में से 21 करोड़ लोग बाग सरकारी खैरात पर जिंदा रहे, तो इसका मतलब कि आप लोकतंत्र सर दो ठीक तरह मिनट से रह नहीं गए हैं। चला पा रहे, शासन ठीक तरह से आप नहीं चला। सर तो 2 मिनट रह गए, अंत में मैं कंक्लूड यही कर। कहूंगा जी, मैं अंत में यही कहूंगा कि ये निश्चित रूप से ईरान की जीत है, और भारत को इससे सबक लेना चाहिए, और उसको अमेरिका के सामने या किसी भी देश के सामने नहीं झुकना चाहिए। कम से कम इस युद्ध से एक सबसे बड़ा संदेश हम लोगों के लिए है, और उम्मीद है कि भारत की लीडरशिप जो है अपने को असर्ट करेगी, और सब संपूर्णता एंड सॉवरेंटी को फिर से भारत में स्थापित करेगी। इससे मैं समझता हूँ इस से एक
जो वो ये भी है। धन्यवाद। धन्यवाद जोशी साहब। मैं समझता हूँ कि बातचीत अच्छी रही, और मुझे लगता है कि ये तो निश्चित रूप से निर्विवाद है कि अब ईरान एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है, और एक नए रूप में उभरा है। मतलब अभी तक जो बातें कही जा रही थी कि ये तो मुल्ले हैं, इनकी तो मुस्लिम है, वो है, मतलब लीडरशिप है वो, वहाँ कुछ होता नहीं है। तो वहां पर देखा, नहीं अब कुछ चीजें सामने आई, उससे लगा कि वहां तो वो बहुत तैयारी कर रहे थे, और 49 साल से हिम्मत 48 साल से वो पूरी जी, तैयारी कर रहे थे। जी सर। हिम्मत जी, मैं यहाँ एक बात कहूंगा अंत में, एक एक पंक्ति को, कि ईरान की से एक सबसे बड़ी ये बात ये निकली कि धर्म भी, या मजहब, वो एक क्रांतिकारी भूमिका नव साम्राज्यवाद के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ निभा सकता है। यह भी एक सबसे बड़ा संदेश नया हम सभी के लिए नया है। संदेश आया है, ये सही बात है। और ईरान ने सर इन सारी बंदिशों के बाद भी जो प्रगति की है वहां पे, एजुकेशन में, और रोजगार भी, हालांकि वहां बेरोजगारी है इस समय, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा वो नहीं है। और उन्होंने एजुकेशन जी में बहुत, और महिला शिक्षा में बहुत प्रगति की। वहाँ के स्कॉलर्स जो हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटियां वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटियां बनाई हैं उन्होंने, स्कूलों में फ्री एजुकेशन है। बिल्कुल। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने इस 49 साल में, 48 साल में की है, और एक पूरा नया रूप में ईरान सामने आया है। और ये ईरान जो है, निश्चित रूप से ये अरब कंट्रीज के बीच में जो ये खाड़ी के देश हैं, उनके ऊपर इनका प्रभाव पड़ेगा, और एक नई पावर सेंटर बनने की बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। इस बात पे हम इसको समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जोशी साहब, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और इस मुलाकात से, या इस बातचीत से लोगों को काफी ज्ञान मिला होगा। मैं एक बार फिर अपील कर दूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जोशी साहब, आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।